आज के क्लास में हम लोग को कुछ टॉपिक के बारे में जानना है। जैसे जो परागकण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो परागकण होता है उसका निर्माण कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके थे। अगर एक बार रिवीजन का बात करते हैं तो एक बार पहले रिवीजन कर लेते हैं कि किस प्रकार से परागकण का निर्माण होता है। हम लोग देखे थे कि फूल का 4 महत्वपूर्ण अंग होता है, एक बाह्य दल पुंज, पुंमंग और जयान। पुंमंग का बात करेंगे तो बहुत सारे पुंकेसर मिलके पुंमंग का निर्माण करता है। अब अगर एक पुंकेसर का बात करेंगे तो इसको 3 हिस्सा में बांटा जाता है। एक पुंकेसर को 3 हिस्सा में बांटा जाता है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग परागकोश कहते हैं। जो ये इसको प्रतंतु कहते हैं। ये जो लाइन होता है, ये जो दोनों को जोड़ने वाला ये जंक्शन जो होता है इसको हम लोग योजी कहते हैं। ठीक। अब अगर बात करेंगे जो परागकोश होता है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। परागकोश होता है वो 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। अब प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लघु बीजाणुधानी। लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। लघु बीजाणुधानी पाया जाता है। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। इसी लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणु का निर्माण होता है और इसका जो संख्या होता है हजारों में होता है। पहले हम लोग कि लघु बीजाणु जो निर्माण होता है लघु बीजाणुधानी के अंदर इसकी संख्या हजारों में होता है और उसी के ऊपर एक क्या होता है भित्ति बन जाता है। इसी कोशिका के ऊपर जब एक भित्ति बन जाता है तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? तो इसी को नाम देते हैं परागकण। इसी को नाम देते हैं परागकण। ये जो परागकण होता है यही बीज के निर्माण करने में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे मदद करता है। यही बीज के निर्माण करने में मदद करता है जो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये परागकण जो होता है ना इससे कुछ अलग प्रकार की एलर्जी भी होता है। इससे लोगों को छींक आएगा या ये मतलब क्या होता है कि इंसान के क्या होता है श्वसन नली में उत्पन्न कर देता है जिससे गंभीर रोग भी देखने को मिल जाता है। तो ये हम लोगों को परागकण का कुछ एलर्जी के बारे में जानना है। तो हम लोग को यहाँ पे जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग परागकण जनित एलर्जी। ठीक, परागकण जनित एलर्जी। तो ये हम लोग को परागकण जनित एलर्जी के बारे में कुछ पढ़ना है। तो ये एक गंभीर प्रकार की एलर्जी उत्पन्न कर। एलर्जी का मतलब होता क्या है? तो एलर्जी का मतलब ऑब्वियस है कि कोई चीज़ को देखकर हमको छींक आए या उसको हम लोग अगर नाक के द्वारा जाता है एंटर जाता है तो उसके महक से हम लोग को दिक्कत आने लगे तो उसी को हम लोग एलर्जी कहते हैं। ये क्या करता है? श्वासनी वेदना मतलब श्वास नली में जाकर ये उत्पन्न करता है। और ये किसका परागकण हम लोग को लिए एक एलर्जी का काम करता है, एक हानिकारक बोल सकते हैं। तो जो घास होता है, घास में जो दूब वाला घास होता है उसका भी परागकण एक एलर्जी उत्पन्न करता है और उस एलर्जी का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है डाइकैथियम एनुलेटम। ये सब याद रखने का ऐसी जरूरत नहीं, कभी पूछा नहीं है। खरपतवार जो होता है उसमें एक एलर्जी पाया जाता है 2 प्रकार के, रेडविन या पॉथिनियम तथा पॉथिनियम पाया जाता है। तो ये सब जो एलर्जी होता है ये एलर्जी करता क्या है? तो हमारे श्वास नली में जाता है। ये एलर्जी क्या करता है? तो हमारे श्वास मार्ग में जाता है और श्वास मार्ग में जाकर दामा टाइप का बीमारी उत्पन्न करता है। श्वास नली में जाकर दामा टाइप का बीमारी उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और ये अगर ये सब जो एलर्जी उत्पन्न करता है, जो पौधे एलर्जी उत्पन्न करता है, आज के डेट में हम लोग भारत में भी क्या है बहुत मात्रा में ये फैल चुका है। तो इसको हटा पाना बहुत अभी गंभीर समस्या उत्पन्न हो चुका है। ठीक। तो ये हमारे भारत में भी पाया जा रहा है बहुत सारे पौधे जो क्या करता है जिसका परागकण हम लोग के लिए एलर्जी उत्पन्न करता है। हर एक पौधे का परागकण एलर्जी उत्पन्न नहीं करता है। ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखना है। कभी कभी हम लोग ये भी करते हैं जो परागकण होता है ना वो हम लोग आहार के लिए भी उपयोग करते हैं। आहार मतलब खाने वगैरह में जो बेनिफिशियल होता है, जो हम लोग के लिए फायदेमंद होता है, उसके लिए भी ये यूज किया जाता है परागकण। सबसे पहले परागकण अगर कहाँ पे पाया जाता है? एक्चुअल अगर कोई फूल, अगर शुरुआत में इसको हम बता चुके हैं, फूल के जो हिस्सा को तोड़ के जब मिचते हैं चिपचिपा टाइप का लगता है वही परागकोश होता है और उसी में क्या होता है परागकण का निर्माण होता है। ये हम लोग पूरे प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं।
तो अगर बात करेंगे परागकण आहार के रूप में कहाँ पे यूज किया जाता है, तो परागकण आहार के रूप में कहाँ पे यूज किया जाता है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। परागकण आहार, तो आहार के रूप में भी ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो परागकण पोषक तत्व का एक भरपूर मात्रक होता है, उसको खाद्य सामग्री मतलब खाने के योग्य भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यह दवा वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब औषधि बनाने में भी इसका उपयोग देखने को मिलता है। अगर बात करेंगे इसमें क्या क्या पाया जाता है, परागकण में प्रोटीन पाया जाता है, मिनरल्स पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। तो ये सब चीज़ें इसमें भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन का भी मात्रा होता है परागकण के अंदर, मिनरल्स होता है, मिनरल्स जो खनिज लवण हम लोग कहते हैं, मिनरल्स होता है, विटामिन भी इसमें पाया जाता है। तो परागकण के अंदर विटामिन भी पाया जाता है। विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है तो उसका नाम याद रखना है, परागकण में बी वाला विटामिन पाया जाता है। तो परागकण है उसमें क्या क्या चीज़ें पाया जाता है परागकण आहार में, तो इसको थोड़ा सा एक शॉर्ट नोट बना के लिख लेना है, परागकण आहार। तो अगर परागकण आहार का अगर बात करेंगे, परागकण आहार में तो शॉर्ट नोट बना के लिख लेना है क्या क्या पाया जाता है। तो प्रोटीन पाया जाता है, ये हम लोग आहार के रूप में प्रोटीन पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, खनिज लवण पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है। अब विटामिन में जो मेनली तौर पर पाया जाता है विटामिन में, वो कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन बी देखने को मिलता है, और ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी देखने को मिलता है। ठीक, जानवर वगैरह को भी परागकण दिया जाता है जो कि फायदेमंद होता है। जैसे एक यहाँ पर जो कौन सा घोड़ा होता है, धावक घोड़ा, जो रेस वाला घोड़ा होता है, जो रेस वाला घोड़ा होता है उसका कार्य शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग परागकण उसको देते हैं, परागकण उसको खिलाते हैं, जिससे उससे कार्य करने की क्षमता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब परागकण का जीवन क्षमता कितना, मान लो कि परागकण जब एक पौधा से निकल जाता है, परागकण के फूलों से, परागकोश से जब ये परागकण बाहर निकल जाता है तो वो कितने दिनों तक जीवित रह सकता है या कितने घंटों तक जीवित रह सकता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इसका भंडारण मतलब इसको कितना दिनों तक हम लोग इकट्ठा करके रख सकते हैं जो कि वो मरे नहीं, वो जीवित रह सके, इसके लिए भंडारण का व्यवस्था किस प्रकार से किया जाता है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, अगर जीवन काल का बात करते हैं तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, तो हम लोग इसमें लिखेंगे परागकण के जीवन काल, परागकण के जीवन काल या जीवन क्षमता। ठीक, परागकण के जीवन काल या जीवन क्षमता। अब इसमें कुछ पॉइंट लिखते चलेंगे लाइन से। ठीक, ये हेडिंग के रूप में डालना है, डॉट नहीं देना है। परागकण के जीवन काल, अगर हम लोग कुछ पौधे का बात करते हैं, कुछ पौधे कितना देर तक जीवित रहता है, कितना दिन तक, जब वहाँ परागकोश से जब निकल जाता है तो निकलने के बाद वो कितना दिनों तक जीवित रहता है, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। अब देखो, अगर किसका, गेहूं का बात करें, बाजरा का बात करें, अगर इसका हम बात करेंगे तो इसका गेहूं और बाजरा अप्रॉक्सीमेट 30 मिनट के अंदर क्या कर देता है, मर जाता है। 30 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाता है, 30 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है, लिख सकते हैं ऐसे, हो जाता है। मतलब 30 मिनट तक ही ये जीवित रहेगा, जब परागकोश से बाहर ये निकल जाएगा तब। ठीक, तो ये डॉट करके लिखना है। डॉट करके 1-2 पॉइंट और लिखना है। अगर हम लोग सूरजमुखी का बात करें, सूरजमुखी तो सूरजमुखी का पौधा जो होता है वो 3 घंटे तक, सूरजमुखी 3 घंटा 3 आवर्स के अंदर खत्म हो जाता है। 3 घंटे के अंदर ये खत्म हो जाएगा। तो ये इसका जीवन काल थोड़ा ज़्यादा है, इसका जीवन काल क्या है, ज़्यादा है। और भी बहुत सारे पौधे हैं, किसी का परागकण 6 महीना तक भी चलता है। चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर हम इसको ज़्यादा दिन तक रखना चाहते हैं, अगर इसको हम
ज़्यादा दिनों तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर हम इसको ज़्यादा दिनों तक जीवित रखना चाहते हैं तो इसमें बेसिकली जो पदार्थ पाया जाता है ना वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है। इसमें जो पदार्थ पाया जाता है वो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होता है, जिसको -169 डिग्री सेल्सियस पर भंडारण किया जाता है इसको जीवित रहने के लिए। ठीक, -196 डिग्री सेल्सियस पर इसका भंडारण किया जाता है, तब इसका इस्तेमाल हम लोग कभी भी आगे चल के कर सकते हैं और ये जीवित रहेगा। लेकिन उसके भंडारण के लिए -196 के लिए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ता है, इस बात को ध्यान में रखना। आगे का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टीरिकेशन। आगे का जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हम लोग स्टीरिकेशन। जैसे अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे, थोड़ा सा एक बार और चर्चा कर लेते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे पुमंग। हम लोग देखो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, दो प्रकार के अंग लिखवाए थे शुरू में, एक सहायक अंग और एक होता है, एक सहायक अंग होता है और एक होता है जनन अंग होता है। तो जनन अंग जो हम लोग पढ़े थे पुमंग और क्या था, जायांग। पुमंग और क्या था, जायांग था। पुमंग और जायांग पढ़े थे। अगर पुमंग का बात करेंगे तो अगर एक पुमंग रहे तो उसको हम लोग क्या कह रहे थे, तो उसको अभी हम लोग तुरंत हम लोग नाम दे रहे थे, क्या दे रहे थे, पुंकेसर। एक पुमंग रहेगा तो उसको पुंकेसर कह रहे थे। वैसे ही अगर एक जायांग रहेगा, वैसे ही बहुत सारे रहेगा तो तब हम लोग जायांग कहेंगे। जब एक रहेगा तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, तो स्त्रीकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। आप पुंकेसर को ही नर जायांग कहते हैं हम लोग, और स्त्रीकेसर को ही हम लोग मादा जायांग कहते हैं। ये शुरू में भी बता चुके हैं। जायांग को लिखवाए थे मादा जायांग, मतलब स्त्रीकेसर क्या होता है, मादा जायांग होता है। अगर इंग्लिश में बात करेंगे स्त्रीकेसर को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो स्त्रीकेसर को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग पुमंग का पढ़े थे कि ये 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है, तो जायांग भी जो होता है, जायांग भी होता है वो 3 हिस्सा में बटा रहता है। पहले एक बार हम फिर से एक हम फूल का अगर डायग्राम बना के दिखा दे तो बेटर रहेगा समझने में। अगर याद होगा तो बताया गया था कि जो फूल होता है उसमें 4 महत्वपूर्ण अंग होता है, उसमें 4 महत्वपूर्ण अंग होता है। तो अगर ये बात करेंगे तो ऐसे ये जो बीच में होता है इसी को हम लोग क्या जायांग कह रहे थे। अगर एक से ज़्यादा रहेगा तभी जाके जायांग कहते हैं। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं या पुंकेसर कहते हैं। एक रहेगा तो पुंकेसर कहेंगे, ज़्यादा रहेगा तो पुमंग कहेंगे। उसके बाद इसके चारों तरफ अलग कलर का पत्तियाँ होता है। हो सकता है गुलाब है तो रेड कलर का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग कलरों का क्या होता है, पत्ती देखने को मिलता है। ये रेड कलर का पत्ती होता है, इसको हम लोग दल पुंज कहते हैं। इसको हम लोग दल पुंज कहते हैं। जो अलग अलग सिर्फ रेड ही नहीं हो सकता है, कोई भी कलर का हो सकता है, तो इसको हम लोग दल पुंज कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसका जो पत्ती होता है वो ग्रीन टाइप का होता है। उसका जो पत्ती होता है वो ग्रीन टाइप का होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये जो पत्ती होता है और ग्रीन कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्यदल पुंज कहते हैं। ठीक, अभी इसके पहले हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, ध्यान से देखिएगा, अभी इसके पहले जो हम लोग चर्चा कर रहे थे बेसिकली, तो हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये कौन सा, किसके बारे में चर्चा कर रहे थे तो ये हम लोग पुमंग के बारे में, जिसको हम लोग पुंकेसर, एक को हम लोग पुंकेसर कहते हैं, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसको हम लोग कहते हैं नर जनन अंग कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो ये बीच वाला हिस्सा है, जो बीच वाला हिस्सा है, अगर बहुत सारे एक से ज़्यादा रहता है उसको हम लोग जायांग कहते हैं। लेकिन अगर एक रहेगा तो उसको हम लोग स्त्रीकेसर कहते हैं, स्त्रीकेसर कहते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो मादा जनन अंग कहते हैं, जिसको हम लोग मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, स्त्रीकेसर के बारे में। तो स्त्रीकेसर का अगर डायग्राम का बात करें, तभी हम लोग देख लिए कि इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है। इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है अभी हम लोग इस यहाँ पे देखें। अब अगर इसका बात करेंगे तो ये भी क्या होता है, तो ये भी 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। ये भी क्या होता है, तो ये भी 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। इस बात को समझिएगा।
जयांग होता है वो 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है, जिसको हम स्त्री केसर कहते हैं। ठीक, स्त्री केसर जब हम लोग बात करते हैं तो स्त्री केसर का 3 हिस्सा क्या क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं स्त्री केसर का। स्त्री केसर का अगर डायग्राम का बात करेंगे, सबसे नीचे यहाँ पर देखने को मिलता है ये फूला हुआ हिस्सा रहता है। ठीक है, तो अगर बात करेंगे ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा रहता है लिखते चलना है, इसको हम लोग सबसे नीचे वाला हिस्सा को अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में अगर बात करेंगे तो ओवरी कहते हैं। जो ये बीच वाला हिस्सा होता है, जो यहाँ नली टाइप का जो रहता है, ये जो नली टाइप का रहता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं। इसको हम लोग वर्तिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको स्टाइल कहते हैं। ठीक, और जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो सबसे ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इस ऊपर वाला हिस्सा को नाम देते हैं वर्तिकाग्र। ऊपर वाला हिस्सा को वर्तिकाग्र कहते हैं। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है, ये 4 हिस्सा में 3 हिस्सा में बटा हुआ रहता है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहते हैं। बीच वाला हिस्सा को वर्तिका कहते हैं और नीचे वाला को हम लोग अंडाशय कहते हैं। नीचे वाला को अंडाशय कहते हैं। तो ये डायग्राम बना के इंडिकेट कर लेना है और डायग्राम से ही याद रखना है इसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो स्त्री केसर और जयांग में अंतर तो समझ में आ गया है ना। बहुत सारे जयांग मिलकर क्या होता है, स्त्री केसर का निर्माण करता है। पहले फिलहाल ये लिख बना लेना है, बनाने के बाद थोड़ा सा लिखवा देते हैं शॉर्ट नोट। एक से ज्यादा स्त्री केसर मिलकर लिखना है, एक से ज्यादा स्त्री केसर मिलके जयांग कहलाता है। एक से ज्यादा स्त्री केसर मिलके जयांग कहलाता है। एक से ज्यादा स्त्री केसर मिलके जयांग कहलाता है। ठीक है, अब देखो इस जयांग के अंदर अभी हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ये जो अंडाशय है, इस अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। ऐसी बीजांड के अंदर छोटा छोटा अंडक होता है। छोटा छोटा क्या होता है, अंडक होता है। तो इसके बारे में आगे अभी हम लोग चर्चा करेंगे। 2 शब्द यहाँ पे दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अब देखो लिखा हुआ है कि युक्तांडपी। ठीक, साइनोकार्पस दिया हुआ है, कहते एपोकार्पस। तो साइनोकार्पस और एकोकार्पस दोनों में क्या अंतर होता है, इस प्रकार के जयांग को देखने को मिलता है। इसमें जो जयांग होता है, इसमें स्त्री केसर का जो संख्या होता है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जो स्त्री केसर होता है एक से ज़्यादा रहेगा और एक दूसरे से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा। जितना भी ये स्त्री केसर इसमें देखने को मिलेगा सबके सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा। मान लो कि ये एक स्त्री केसर है, दूसरा स्त्री केसर इसी से क्या रहेगा, दूसरा स्त्री केसर भी इसी से जुड़ा रहेगा। तो इसमें एक से ज़्यादा स्त्री केसर देखने को मिलता है और एक दूसरे से जुड़ा रहता है। तो इसमें लिखना क्या है, शॉर्ट नोट में लिख लेना है युक्तांडपी। यदि ये हिंदी नाम बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर ये इंग्लिश नाम कोई हिंदी में करके दे देता है साइनोकार्पस दिया हुआ है, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। साइनोकार्पस का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एग्जाम्पल के रूप में गुलहल होता है, सरसों होता है, लिखते जाना है, सरसों होता है और
कॉपी होता है, कॉपी होता है। ठीक, तो ये एग्जाम्पल है साइनोकार्पस का। एपोकार्पस का हम लोग बात करेंगे तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल भी लिख लेना है, जिसको हम लोग हिंदी में वियोक्तांडपी कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लोग एपोकार्पस कहते हैं, एपोकार्पस कहते हैं। एपोकार्पस का अगर एग्जाम्पल का बात करेंगे तो एपोकार्पस का एग्जाम्पल होता है, तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं चपा, सा दिया हुआ है मैग्नोलिया। ये सब पौधा इधर नहीं पाया जाता है, मैग्नोलिया, मैग्नोलिया, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है। अब देखो इसमें दिया अंडाशय के अंदर गर्भ। अब देखो होता क्या है कि अब अगर सूर्यमुखी का बात करेंगे तो सूर्यमुखी में क्या देखने को मिलता है, एक अंडाशय में एक एक अंडाशय में एक बीजांड होता है। अच्छा, ये तो बीजांड के बारे में बात कर रहे हो, हम लोग चर्चा करेंगे। अब आगे आते हैं टर्म्स, बीजांड जानते हैं, बीजांड क्या होता है, या इसको हम लोग गुरु बीजांडधानी भी कहते हैं। गुरु बीजांडधानी का मतलब उसमें अंडक का निर्माण को ही हम लोग गुरु बीजांडधानी कहते हैं, इसको हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें बीजांड के बारे में। बेसिकली बीजांड अभी हम लोग पढ़े कि अगर स्त्री केसर का बात करते हैं तो उसको 3 हिस्सा में बांटा गया है। स्त्री केसर का बात करते हैं तो उसको 3 हिस्सा में बांटा गया है, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय के अंदर ही क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। अंडाशय के अंदर ही क्या होता है, बीजांड होता है। तो एक अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, उसी बीजांड में अंडक होता है, उसी बीजांड में क्या होता है, अंडक होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। हम लोग यहाँ पर बीजांड के बारे में देख लेते हैं। तो बीजांड का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया गया है, तो सबसे पहले बीजांड के बारे में लिख लेते हैं कि बीजांड होता क्या है। अगर बीजांड का हम लोग चर्चा करेंगे तो बीजांड लिख लेना है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, लिख लेना है। अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है, बीजांड हेडिंग डाल कर लिख लेना है, अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। अब देखो इसके अध्ययन के लिए हम लोग अनुप्रस्थ काट लेते हैं किसी भी बीजांड का। ठीक, या हम लोग बोल सकते हैं अंडाशय का। बीजांड मुख्यतः अंडाकार होता है, तो बीजांड का जो आकृति होता है वो कैसा होता है, अंडाकार होता है। और बीजांड की मुख्य भाग है, तो जो मुख्य भाग होता है बीजांड का वो बीजांडकाय होता है। पैरेन्काइमेटस ऊतकों का ये बना हुआ रहता है, पैरेन्काइमेटस ऊतक का ये बना रहता है। बीजांडकाय की कोशिका प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। बीजांडकाय 2 या 1 अरवल से ढका हुआ रहता है। तो बीजांड जो काय होता है वो 2 या 1 अरवल से क्या रहेगा, ढका हुआ रहता है। जो बीजांडकाय होता है 2 या 1 अरवल से क्या रहता है, ढका हुआ रहता है, जो बीजांडकाय होता है। अगर बात करेंगे कि कुछ बीजांडों में इसका अभाव भी होता है, तो कुछ बीजांडों में हो सकता है कि अरवल से ढका हुआ आवरण से ढका हुआ न रहे। आवरणों में से बीजांड पूर्ण रूप से ढका नहीं रहता, अपितु शिखार की तरह छिद्र के जैसा भाग खुला रहता है। इसमें एक छिद्र होता है, छिद्र के जैसे इसका एक भाग खुला हुआ रहता है, इसके विपरीत बीजांड की वह भाग जहाँ आवरण अवस्थित होती है। एक बीजांड में समानतः एक अकेला भ्रूणकोश स्थान जहाँ बीजांड वृंद क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम लोग नाभिका कहते हैं। यह नाभिका बीजांड और बीजांड वृंद के संधि बिंदु के प्रतिनिधित्व करता है। अब बगल के चित्र में प्रतीत प्रकार के बीजांड को दर्शाया गया है, बीजांड के उल्टे होते हैं। अब देखो बात को यहाँ पर समझना है। हम यहाँ बात कर रहे थे, अगर डायग्राम की मदद से यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार से हम क्या बना रहे थे, स्त्री केसर का डायग्राम बना रहे थे। सबसे नीचे वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं।
इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। और उसी बीजांड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है। इस बीजांड का स्ट्रक्चर यहाँ पे दर्शाया गया है। ध्यान समझिएगा, बीजांड का एक तरफ से मुंह खुला हुआ रहता है, एक तरफ से क्या रहता है, मुंह खुला हुआ रहता है। बात को यहाँ पे समझना है। जहाँ से मुंह खुला हुआ रहता है, जहाँ से मुंह खुला हुआ रहता है, इसको हम लोग एक नाम दर्शाते हैं। तो ये डायग्राम बनाना है। अब कुछ नाम जो हम बता रहे हैं उसको लिखना है। यहाँ पे इंग्लिश नाम इतना सारा नहीं लिखना है। तो यहाँ पे जो यहाँ पर मुंह खुला हुआ रहता है, इस हिस्सा को बीजांड के, इस हिस्सा को हम लोग एक नाम देते हैं। और इस हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बीजांड काय कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। बीजांड काय, इसको हम लोग बीजांड काय कहते हैं। अब ये वाला देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको हम लोग पूरा एक लाइन रहता है जिसको हम लोग बीजांड वृंद कहते हैं। क्या कहते हैं, ये पूरा लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बीजांड वृंद कहते हैं। तो इसको भी लिख लेना है, इसको हम लोग बीजांड वृंद कहते हैं। इसको हम लोग बीजांड वृंद कहते हैं। और ये बीजांड और ये वृंद को जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जो हिस्सा होता है, तो इसको हम लोग, इस जोड़ने वाला हिस्सा को, इसको ये पूरा बीजांड को, और ये बीजांड वृंद मतलब होता है कि पतला जो कोई भी लत्ती टाइप का रहता है उसको हम लोग वृंद कहते हैं। तो इसको जो जोड़ने वाला हिस्सा जो होता है इसको हम लोग नाभिका कहते हैं। इसको हम लोग नाभिका कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसको हम लोग नाभिका कहते हैं। इसके बीच में हम लोग देख सकते हैं, तो बीच में क्या होता है, भ्रूण होता है। बीच में क्या होता है, भ्रूणीय स्ट्रक्चर होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये जो बीच में यहाँ पर हिस्सा दिख रहा है इसको हम लोग बोल सकते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। इसको हम लोग भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके अंदर फिर क्या होता है, तो भ्रूण कोश के अंदर, भ्रूण कोश जो होता है उसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। ये सिंपल एक कोशिका की तरह देखने को मिलता है। अब हम लोग गुरु बीजाणु जनन पढ़ेंगे कि इसमें अंडक का निर्माण किस प्रकार से होता है। जैसे उसमें परागकण का निर्माण कैसे हो रहा था जो नर जनन था, वैसे ही मादा जनन में अंडक का निर्माण किस प्रकार से होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। गुरु बीजाणु जनन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, यहीं पर ही इस क्लास को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।